रखते हुए हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, है ना? तो वह निरंतरता ही हमारे को आगे तक बनाए रखनी है। मैंने आपको बहुत इनिशियल लेवल से लगन से लेकर राशि, राशि से भाव, भाव से ग्रह, है ना? उन उनको आगे उनके साथ आगे बढ़ते हुए विभिन्न ऐसी स्थितियाँ जो प्रारंभिक स्तर पर प्रभावित करती है, उन सभी को बताया। साथ ही मैंने आपको ये स्पष्ट किया कि जब भी हम किसी भाव, मैंने कारक भी आपको स्पष्ट किया और बहुत सारी चीजें स्पष्ट की। तो मैं एक स्ट्रेस एक चीज पे पुनः देना चाहता हूँ कि देखिए, ये चीज बार बार आएगी, ये आपको बहुत अच्छी तरह आत्मसात करनी है। भाव जिसका भी आप विश्लेषण कर रहे हैं, उस भाव का पापत्व और सुबत्व, और उसके बाद उसका बलवान और बलहीन होने की जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, उसको मन मस्तिष्क में आप बार बार जब भी आप आपके पास टाइम हो, जब भी आपके पास समय हो, तब आप उसको अपने मनन में लाइए। आप उसको ना उसका चिंतन करना शुरू कीजिए। बार बार अपने दिमाग को वो चीज बोल बोल के सुनाइए, तो वो आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगी। उसके बाद ग्रह, ग्रह का शुभत्व और ग्रह का पापत्व, साथ ही ग्रह का बलवान और बलहीन होने की स्थितियां, जो मैंने आपको बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत विस्तृत रूप से समझाई। उसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आपको कालांतर में बताऊंगा, उनका अभी रिलेवेंस भी नहीं आ पाएगा और वो महत्व भी उनका नहीं बन पाएगा। तो आप जो भी ग्रह के बलवान और बलहीन होने की स्थितियां हैं, उनको भी आप ना अपने मन को बार बार वो बात कहिए, बोल के कहिए, चलते फिरते कहिए, जहाँ जब भी आप फ्री टाइम में हो तो उस तरह से बात करिए। कोई भी एक कुंडली आपने अपने मन मस्तिष्क में स्थापित कर ली, तो उसका कोई भी भाव लेके बैठ गए आप पंचम भाव लेके बैठ गए। अब पंचम भाव आपने देखा कि भाई ये एक शुभ भाव होता है ना? ये हमारा पावर हाउस है, इसके ये कारकत्व हैं, इन चीजों को ये प्रभावित करते हैं, है ना? इसके कारक गुरुदेव हैं। जितने भी पंचम भाव से चीजें वो आप मनन करिए। फिर उस पर्टिकुलर कुंडली में देखिए कि पंचमेश की क्या स्थिति है। पंच तो पहले अपन पंचम भाव को देखेंगे, जो मैंने आपको बताया कि वो शुभ कतरी में है, पाप कतरी में, वहां शुभ राशि है, पाप राशि है, उसके राशि की क्या स्थिति, वो सब चीजें स्थापित कीजिए। तो भाव का शुभत्व और पापत्व और बलवान और बलहीन होना मैंने बहुत स्पष्ट और विस्तृत रूप से आपको समझाया, है ना? फिर भावेश का, यानी वो ग्रह का शुभत्व और पापत्व और बलवान और बलहीन होना, उसको स्थापित कीजिए। ये प्रक्रिया जब आपके दिमाग में स्थापित हो जाएगी, तो इसी को आप उस भाव के कारक पे लागू करेंगे। उस भाव से जो जो ग्रह संबंध कर रहे हैं, है ना, उन पे लागू, है ना, उन पे लागू करेंगे। तो आपको एक एक ऐसी आदत पड़ जाएगी कि वो विश्लेषण आप करेंगे ही करेंगे। और जब आप करेंगे ही करेंगे तो ये निश्चित मानिए, परिणाम हमेशा उत्कृष्ट ही आएगा। और फिर उसमें हम धीरे 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 उसके परिदृश्य को बढ़ाते चले जाएंगे, है ना? जितना जरूरी है, जितनी चीजें हम सीखते जाएंगे, उसमें उसको स्थापित करते चले जाएंगे कि भाव के और सुबत्व को बढ़ाने के लिए ये चीजें आई, पापत्व को बढ़ाने की या घटाने की ये चीजें आई, ग्रह के सुबत्व और पापत्व के लिए ये चीजें, ये चीजें और हम स्थापित करें तो और अच्छा उत्तम होगा। तो हम और जो जो हमको आगे ज्ञान प्राप्त होता जाएगा, जो जो हम सीखते जाएंगे, उसको एलोबरेट करके चलाएंगे, है ना? उसका एक्सपांशन करते चले जाएंगे, उसका एक्सटेंशन करते चले जाएंगे। तो वो परिणाम और साल से महीने पे, महीने से सप्ताह पे, सप्ताह से दिन पर, दिन से घंटे पर, और घंटे से मिनट तक पे भी ला पाओगे आप। मतलब समझ रहे हो मेरी बात को? तो उसको आप मनन मंथन पे लाइए। कोई भी भाव पे आप बात कर रहे हो, आप कोई भी कुंडली को स्थापित कर रहे हैं, तो उसके एक एक पे आप इस तरह से, मैं आप जरूरी सभी चीजें मैं आपको शुरुआत में बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूँ। मैं अभी आपको पढ़ा रहा था कि देखिए, पढ़ाना एक छोटा शब्द है। दरअसल में
मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपकी मुलाकात करा रहा हूँ, आपकी जो है वो कुंडली से रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ग्रहों से आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूँ, उनको समक्ष लाकर आपको मैं उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन कर रहा हूँ, चाहे वो कुंडली, भाव, राशि, कारक, है ना, बाद में नक्षत्र पे भी मैं नहीं आया, तो उन सबसे मैं आपको एक आपका आत्म साक्षात्कार कराने का एक मेरा प्रयास है ना। तो इसको आप इस तरह से लीजिए, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि विभिन्न भावों के स्वामी विभिन्न भावों में जाएंगे तो किस प्रकार परिणाम उत्पन्न करेंगे, मैंने आपको बताया था। उसमें मैंने पहला भाव दूसरा भाव स्थापित करके बताया था आपको। फिर मैंने आपको सीधा ही छठा भाव पे मैं चला गया था। तो छठे भाव का स्वामी, मैं चूंकि कालपुरुष की कुंडली पे ही बात कर रहा हूँ, है ना, तो छठे भाव के स्वामी से मैंने आप बताया था कि छठे भाव का स्वामी किस प्रकार या कोई भाव का स्वामी छठे में आएगा तो उसको क्या प्राप्त होगा, और छठे का भाव का स्वामी किसी भाव में जाएगा तो वो क्या करेगा, ये मैंने आपको स्पष्ट करा था, शायद आपको याद भी होगा। मैं स्पेशली 4 भावों पे स्पेशली बात करना चाहूंगा। मैं उस पर तीसरा भाव को लेता हूं, पहला और दूसरा मैंने आपको बता दिया था। मैं तीसरे भाव का स्वामी यानी तृतीय विभिन्न भावों में जाकर क्या करेगा, इसी क्रम में जो मैंने पहले आपको छठे भाव का बताया, तो छठा भाव का एक विशेष विश्लेषण और है, वो ये है कि छठे भाव का स्वामी अगर केंद्र त्रिकोण में जाता है तो वह अस्त्र योग बनाता है। मंत्रेश्वर महाराज ने फल दीपिका में इसका विशेष विश्लेषण किया है कि छठे का स्वामी किसी भी भाव में, शुभ भाव में जाता है तो अस्त्र योग बनाता है, और अशुभ भाव में जाता है तो हर्ष योग बनाता है, जबकि छठा भाव पापी स्थान कहा गया है। ये विलक्षण सी बात नहीं लगती आपको? ये विलक्षण सी बात नहीं लगती आपको कि ये छठा भाव कितना महत्वपूर्ण भाव है? बीवी रमन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अष्टमेश मार सकता है, षष्ठेश मारता ही यानी उसकी बलता को उन्होंने वहां पे भी प्रमाणित करने का प्रयास किया है ना। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि ये एक शुभ स्थान पर जाकर अस्त्र योग बनाता है, तो अशुभ स्थानों पर यानी षष्ठेश छठा भाव अशुभ ग्रहों से युक्त या विक्षित हो और षष्ठेश 6, 8, 12 में हो तो वह हर्ष योग बनाता है ना। षष्ठेश अगर केंद्र त्रिकोण में जाता है तो वह अस्त्र योग बनाता है। तो ये छठा भाव ने एक विलक्षण भाव है, ये सब कुंडली का मेरा ऐसा मानना है कि सबसे अद्भुत भाव है जहां प्राय व्यक्ति गलती करता है। अगर मैं इसको और विश्लेषण की बात करूं तो मैंने जब इसके कारकत्व को बताया आपको, तो आपकी जो रेसिस्टेंस पावर है, आपकी रिटेंटिव पावर है ना, आपके अंदर जो रिजल्ट्स उत्पन्न करने की पावर है, जो आपका सेवा भाव है, वो सब यहाँ से आएगा, छठे भाव से, है ना। और अगर मैं कुंडली की बात करूं तो यह भाव जो है भाग्य का तो क्रम है। देखो आप इस भाव की महत्ता को देखिए, आप इस भाव की महत्ता को देखिए, कितना महत्वपूर्ण भाव है कि भाग्य का तो ये कर्म है कि भाव भाग्य का कर्म कराए उसका कितना महत्व हो सकता है, आप खुद कल्पना कीजिए, है ना? और दशम भाव का भाग्य यानी कि भाग्य का कर्म है और कर्म का भाग्य है, कितना महत्वपूर्ण भाव है, आप खुद सोचिए। है कहने का आशय क्या है, तथ्य कहां है कि ऐसा क्यों है? आपके मन में प्रश्न आता होगा कि ऐसा क्यों कहा, आता है ऐसा प्रश्न? हेलो, कोई आता है? जी हाँ, अब देखिए, ये हमारे कुंडली का छठा भाव है, तो हमारा पहला भाग्य और कर्म को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी क्या है, हमारा कोई शत्रु ना हो।
हमें कोई रोग ना हो, मैं हूं तो दुनिया है, मैं स्वस्थ हूं तो मैं कर्मशील हूं, मैं ब्रह्मांड की शक्तियों को उत्पन्न कर सकता हूं, है ना, मैं हर चीज को प्राप्त कर सकता हूं, उसका भोग कर सकता हूं। अगर मैं स्वस्थ हूं तो मेरे कोई रोग नहीं होना चाहिए और मेरे कोई ऋण नहीं होना चाहिए मेजर रूप में। साथ ही ये भाव क्या कहता है कि मेरी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति, सत्व, छठा भाव, मेरी रेसिस्टेंस पावर, प्रतिरोधक शक्ति, मेरे रिजल्ट्स, मेरे जितने भी परिणाम है उनको कौन उत्पन्न करेगा? छठा भाव। मेरी धारणा शक्ति, जो मेरा मन मस्तिष्क धारण करेगा वह छठा भाव। मेरा सेवा भाव और मेरी पूरी प्रक्रिया को चलाने के लिए मेरी आजीविका। आजीविका दशम भाव भी, आजीविका छठा भाव भी, जो निरंतर मासिक रूप से जो आय प्राप्त होती है, जिससे मेरा पेट भरता है। कर्म और आजीविका दो अलग चीज है। ये मैं जब कर्म पढ़ाऊंगा तब आपको क्लियर करूंगा। यहाँ से वो साथ ही यहाँ से वो इनकम आती है जो मेरा घर परिवार चलाने के लिए, जो मासिक तनख्वाह अष्टम भाव से कही गई है, लेकिन मासिक रूप में जो वो प्राप्त होती है, यानी कि इसका लाभ, तनख्वाह का लाभ। तो छठा भाव आप देखिए कितनी बड़ी ऐसी चीजों को पकड़ के बैठा है। वही चीजें जो है ना आपको जीवन में स्थायित्व तो देंगी, जीवन में सफल करेंगी, हर जगह आपको बढ़ाएगी। तो इस भाव को कभी भी इग्नोर किया ही नहीं जा सकता, इतना महत्वपूर्ण भाव है। इसलिए मंत्रेश्वर महाराज ने क्या कहा कि ये अस्त्र योग भी बनाएगा, यानी कि यहाँ का स्वामी जब केंद्र त्रिकोण में जाएगा तो ये शत्रु अंता योग बनाएगा, और जब अगर ये पाप स्थानों पर जाएगा तो वहां हर्ष योग बनाएगा। इतना महत्वपूर्ण भाव है। तो व्यक्ति को अपने, और साथ ही यहाँ पे राशि कौन सी है? काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि आती है। कन्या राशि जो है वो वैज्ञानिक राशि है। कन्या राशि जो है दैट हैज द हाईएस्ट एक्सप्लोरिंग एबिलिटी। कन्या राशि जो है वो एक स्त्री है। स्त्री ही इस पूरे ब्रह्मांड की जनक है, और व्यक्ति की पूर्णता, सप्तम भाव हमारा संबंध है स्त्री से संबंध। लेकिन काल पुरुष की कुंडली में अगर स्त्री, फीमेल की बात करें, मैडम की बात करें, लड़की की बात करें, तो वो है कन्या है, वह कन्या है। कन्या सहज भाव में होती है हमेशा, उसका भाव हमेशा देने का है ना। तो जो व्यक्ति छठे भाव को प्रबल करेगा, छठा भाव क्या मांगता है, कैसे प्रबल होगा, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ, चलो चर्चा चल रही है तो बता दूं कि हम हमेशा ये प्रयास करें कि मेरा स्वास्थ्य उत्तम रहे। उसके लिए मैं महत्वपूर्ण और आवश्यक भोजन ग्रहण करूं जो मेरी कुंडली के अनुसार बिल्कुल पथ्य हो। यानी कि मेरी कुंडली अगर वात प्रधान है तो मैं वात प्रधान खाने नहीं खाऊं, अगर मेरी पित्त प्रधान है तो मैं पित्त प्रधान नहीं खाऊं। वो पूरा एक विश्लेषण है, वो मैं आपको बताऊं। तो मेरा भोजन सर्वोत्तम हो, मैं, है ना, रोगों से बचने के लिए मेरी रोग निरोधक क्षमता को मैं हमेशा बढ़ाऊं। उसके लिए मैं चाहे प्राणायाम करूं, चाहे मैं योगा करूं, है ना, अच्छा भोजन करूं, साफ सफाई के साथ रहूं। सैनिटेशन छठा भाव, 12वां भाव, सैनिटेशन छठा भाव। इसीलिए सैनिटेशन कहाँ आया? यहाँ पे। तो पहला काम मेरा क्या कि मेरे शरीर में किसी प्रकार की व्याधि नहीं होनी चाहिए, मेरे शरीर में कोई रोग नहीं होना चाहिए। उसके लिए मुझे सर्वोत्तम पहनना है, सर्वोत्तम खाना है। इसलिए फूड की जब भी बात करते हैं तो द्वितीय भाव फूड है, खाना है, और छठा भाव भी फूड है, और एंजॉयमेंट ऑफ फूड इज 7th हाउस, राइट। देखिए आप कितना, हमारे ऋषि मुनियों को कितना गहरा ज्ञान था, इन खोजा, जितना अंदर जाओगे उतने आपको मोती मिलेंगे।
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने रोगों को नियंत्रित करना है। किसी भी प्रकार से आप उत्तम भोजन करें, व्यायाम करें, आप मणि धारण करें, आप औषधि लें, औषधि ऐसी जो स्वास्थ्यवर्धक औषधियां हैं, जो भी आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। आपका कोई शत्रु नहीं होना चाहिए। अगर आपके शत्रु पैदा हो गए तो आपकी सारी शक्ति, पूरी कुंडली का सारा आपका ध्यान, आपकी सारी शक्ति यहाँ खर्च होगी। आप जीवन में कोई एंजॉयमेंट नहीं कर पाओगे, सफल ही नहीं हो पाओगे, है ना। जिन चीजों को न तो ये जन्म में आप सफल हो पाओगे, न अगले जन्म के लिए सुमार्ग को स्थापित कर पाओगे। तो आपके कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, और ऋण कदापि नहीं करना चाहिए व्यक्ति। मैंने कई ज्योतिषियों को देखा है, वो क्या वर्णन कर देते हैं कि सस्तेश अगर नवम भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति ऋण ले ले। अब क्योंकि सस्तेश नवम में गया है तो ऋण चुकी जाएगा, क्योंकि भाग्य है, और भाग्य अगर प्रबल है, भाग्य से प्रबल है तो अवश्य चुक जाएगा, है ना। कई लोग कहते हैं कि भाग्य से अगर नवम में आके बैठ गया बलवान होकर तो वह रोग रिपुरीन से आपको बचाएगा ही बचाएगा। फिर भी बात सही, फिर भी मैं रोग उत्पन्न करके, ऋण उत्पन्न करके और कोई तरह की शत्रु उत्पन्न करके उनका अंत करूं, उससे बेटर ना मैं करूं ही नहीं। मैं मेरी दिनचर्या को, मेरे आचार विचार को इस तरह से स्थापित करूं कि वह ऋण रूप में ना हो, वह ऋण रूप में ना हो, यानी कि मैं उससे भोग की चीजों को नहीं उत्पन्न करूं, है ना। मतलब मेरे को जहां तक हो सके ऋण से बचना चाहिए, शत्रु से बचना चाहिए, रोग से बचना चाहिए। मेरे को मेरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाना चाहिए, मेरी धारणा शक्ति को, यानी आई मस्ट बी अ वेरी गुड रिसिपेंट, अच्छी अच्छी चीजों को मैं धारण कर सकूं, है ना, उनसे लाभ ले सकूं। मेरे अंदर सेवा भाव होना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा सेवा भावी हूं, है ना। इस तरह से अगर मैं इस छठे भाव को बलवान करता हूं तो मेरे कौन कौन से भाव उदित होते हैं, नवम और दसम, क्योंकि उनका सीधा संबंध, मैंने भावात भाव में पढ़ाया था आपको, भाव से भाव तक, और हर भाव का विश्लेषण भी पढ़ाया। तो आप देखिए कि यहाँ इनका सीधा संबंध देखिए आप, दो जीव कुंडली के सबसे बलवान भाव और उसका परिणाम उत्पन्न करने वाला छठा भाव, और छठे भाव में भी राशि कौन सी, वर्गो, कन्या राशि। तो जिस व्यक्ति के कन्या संतान नहीं होती ना, वह थोड़ा छीन रह जाता है। तो आप समझ रहे हो ना, भगवान ने कितना अच्छा व्यवस्थित किया है ना, कि एक कन्या आपको क्या देती है। कन्या का स्वभाव होता है देना, कन्या का स्वभाव होता है चीजों को उत्पन्न करना। शास्त्र में क्या किया, कन्या राशि से जो ग्रेन जो पैदा होती है फसल, वो हमारी कन्या राशि है। जहां हम बहुत आनंद महसूस करते हैं, जहाँ विद्वान लोग बैठते हैं, वो कन्या राशि है। जो सहज है, सौम्य है, दूसरों क्या हमेशा लाभ करके चलने वाली, वह कन्या राशि है। जो अन्न और अग्नि लेकर चल रही है, जो मेरे जीवन के लिए जरूरी है, यानी भोजन। भोजन कहाँ से डिराइव हुआ, आप समझ में आ रहे हो। कन्या जिसके एक हाथ में अग्नि है और एक हाथ में अन्न है, यानी वो अन्न को पकाने जा रही है, कहाँ, अपने घर। तो वो वह कन्या राशि है, इसलिए फूड 6th हाउस, आप समझ रहे हो ना। यानी आप और आपका लोअर पार्ट, जहां आपकी चीजों का पेट में पचन होने के बाद जो चीजें, जहां से आप सख्त की जाएगी चीजें, जो शक्ति, जितनी भी प्रक्रिया हुई आपके पेट के अंदर, जितनी भी प्रक्रिया, उसमें जो जो मिला, जो जो बना, उसको पावर बना दिया, उस पावर को सक कौन करेगा, छठा पावर, आपकी अतड़िया, वो उसको सक करेगी और आपके पूरे पूरे शरीर को भेजेगी। क्लियर। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि ये इतना महत्वपूर्ण है, प्राय इसमें हम गलती कर ही जाते हैं। क्या क्लियर हुआ। हेलो जी सर। तो ये हो गया सर, ये कर्म देखने के लिए और कई भाग्य देखने के लिए तो छठा को तो एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो गया। मस्त है। तो आज किसी आदमी ने छठे भाव की समस्याओं जो वहां बताई गई है,
अगर उनसे बचाव का पहला कार्य कर लिया तभी उसका भाग्य और कर्म उत्पन्न होगा। मैंने 1000 रोग पाड़ लिए तो मैं कैसे तो भाग्य उत्पन्न करूंगा और मैं कैसे कर्मशील हो सकता हूँ? बताओ आप, नहीं हो सकता हूँ। मेरे बिल्कुल। इतने शत्रु हैं कि मेरे को घर से बाहर निकलते ही डर लगता है। मैं कैसे तो अपना भाग्य बनाऊंगा, कैसे मैं अपना कर्म संपादित करूंगा? बताओ आप। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है कि मेरे को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अब मैंने आपको एक बात और बताई, मान लीजिए लग्नेश सट्टे में आके बैठ गया, मान लीजिए लग्नेश सट्टे में आके बैठ गया, बलवान होके बैठा, बलवान होके बैठा, तो वह इन सब चीजों को नियंत्रित कर देगा। ये जितनी भी चीज है और चीजें नियंत्रित कर देगा और शुभ चीजें उनको उत्पन्न करेगा। उत्पन्न करेगा तो आपके ये दो भाव ऑटोमेटिक उदित हो जाएंगे और इस भाव का कंप्लीशन हो जाएगा, इस भाव का शुभ कंप्लीशन हो जाएगा। तो ये इसका प्रतिद्वंदी मानो चाहे इसका कंप्लीशन मानो, दोनों स्थितियों में शुभ है, ठीक है ना। और अष्टम का लाभ हो जाएगा, अष्टम का लाभ हो जाएगा। अगर किसी का लग्नेश बलवान होकर छठे भाव में बैठे सुबुत्व को प्राप्त हो जाए, वह व्यक्ति के कई भाव तो ऑटो मोड पे फल देने लग जाते हैं। वही लग्नेश बलहीन होकर, है ना, पापी होकर, बलहीन नहीं, मैं थोड़ा शब्द, वही लग्नेश पापी होकर, है ना, अगर यहाँ बैठ जाए, बलहीन होकर बैठ जाए, तो वह शुभ उत्पन्न नहीं कर पाएगा बल्कि इनके कुचक्र में फंस जाएगा। जैसे इनके कुचक्र में फंसा तो अष्टम भाव अपना मृत्यु भाव उत्पन्न कर देगा, इनका पतन हो जाएगा और साथ ही साथ ये भाव जो दबना चाहिए था ये खड़ा हो जाएगा। तो उस आदमी के आप सोचिए कि कितनी समस्याएं खड़ी होनी है, आप खुद कल्पना कीजिए। अगर किसी के ऐसा है तो वह व्यक्ति को अपने लग्नेश को बलवान से करने से संबंधित समस्त कार्य करने चाहिए और छठे भाव को शांत करने के समस्त कार्य करने चाहिए। अब कार्य का क्या सीधा मतलब लगाते हैं, अभी मैं बात करूंगा सर कौन सा मंत्र बोल लें, किस देवता की आराधना कर लें, यही आएगा अभी सीधा क्वेश्चन, है ना। कोई ये नहीं पूछेगा कि मैं सबसे पहले मेरी खान पान की आदतों को कैसे निर्धारित करूं, मेरा पहना ओढ़ाव को किस तरह से निर्धारित करूं, मेरी दिनचर्या को किस तरह से निर्धारित करूं, है ना, मैं कौन कौन सी जड़ी बूटियों का सेवन करूं ताकि मेरा आगे रोग की संभावना ही नहीं रहे, है ना, मेरे कौन कौन से कार्य जिनको मैं तुरंत बंद कर देने चाहिए मुझको, बल्कि उनसे धीरे धीरे छुटकारा पाने का प्रयास करना चाहिए। तो पहला काम तो कर्म है, अपनी कुंडली के अनुसार कर्म को निर्धारित करना पहला काम है। उसके साथ साथ फिर आप जप करें, आप मणि धारण करें, आप तप करें, आप हवन करें, आप यज्ञ करें, आप दान दें, आप मंत्रोच्चार करें, आप देव आराधना करें, वो उसको और बढ़ाते चले जाएंगे। पर ज्योतिष शास्त्र में क्या हो रहा है, कोई भी आदमी आया उस बात पे तो कोई देखेगा ही नहीं कि भैया तेरे को इस रंग का कपड़ा कभी नहीं पहनना, वो नहीं बताएगा आदमी, है ना। तो वो कष्ट की स्थिति हो गई। मान लीजिए गुरु खराब है और गुरु का आदमी उपाय कर रहा है, तो उसको ये भी तो कहना पड़ेगा ना कि भाई तुम काले कपड़ों से भी बचना, नीले कपड़ों से भी बचना, वो नहीं बताया जाएगा। तो ये थोड़ा मैं आगे आपको बताऊंगा। तो क्या आपको मैंने जो बात बताना चाह रहा हूँ वो आपको करने में हुई? हेलो जी सर जी। कोई और नए कोई? यस कपिल सर, जी बहुत अच्छी तरह से। सर प्रणाम आप सर। देखो हाँ कुछ सर बहुत अच्छे से क्लियर। हाँ व्हाट ए माइरल भाव भाव 6 हाउसेस, ये चमत्कार है। जिसने छठा भाव सीख लिया, छठे भाव का विश्लेषण सीख लिया, वह आदमी को ज्योतिष बनने से कोई रोक नहीं सकता। आप देखिए पंचम का धन, बुद्धि का धन, आपके अंदर कितनी बुद्धि है, आपके अंदर कितना मंत्री पद प्राप्त हो रहा है, आपके अंदर खूब शक्ति भरी पड़ी है, आप हर तरीके पंचम भाव के जितने कार्य सब है, लेकिन उसका धन खराब है, लाभ होगा?
नहीं होगा। तो किसका धन? सुख का पराक्रम, सुख का पराक्रम, पराक्रम का सुख। तो कितना, मतलब ये कितनी गहराई रखता है ये भाव। आप पूरी कुंडली का विश्लेषण करोगे ना, सबसे अद्भुत भाव है ये, सबसे अद्भुत भाव है। एक्सक्यूज मी। हाँ बताइए। तो सर अपन संतान और एजुकेशन इन सब चीजों के लिए अपन को छठा भाव देखना चाहिए, फिर कंसीडर करना चाहिए संतान उत्पत्ति इन सब के लिए। अगर मैं मेरा मान लीजिए पंचमेश जो है वो छठे भाव में चला गया। छठा भाव पापी है, जैसा मैंने बताया आपको पहले, अगर आपने निर्धारण किया पापी है, उसका स्वामी भी पापी है ना। लग्ने पंचमेश बलहीन होकर पंचम भाव में, छठे भाव में चला गया। पूरी जिंदगी वो व्यक्ति को ना गधे की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, और संतान उत्पत्ति बाधित हो गई उसकी, क्यों उत्पन्न नहीं कर पा रही, उसका कुटुंब नहीं बढ़ाने का काम नहीं कर रहा ना उसका लग्न, स्वयं ही जाकर जो है वो उसको उत्पन्न करने की स्थिति में है। उस ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर पंचमेश बलवान होकर यहाँ चला जाए और इस भाव को भी सुबत्व प्राप्त हो और इसके स्वामी को भी सुबत्व प्राप्त हो, तो ऐसे में पाराशर जी क्या कहते हैं, शंख योग बनता है। अब शंख का मतलब जिसका डंका चारों तरफ पूजे, क्या बना? शंख योग। इसके आगे और क्या कहते हैं कि अगर इन दोनों के स्वामी संबंध करके केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए और शुभ ग्रह हो, तो यह और उत्तम श्रेणी का शंख योग बन गया। ठीक है उत्तम जी, क्लियर हुआ? नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हेलो, हाँ बताइए। हाँ बताइए। पूछना चाह रहा था सर कि इनका कोई कनेक्शन नहीं हो, पंचम और षष्ठेश का कोई कनेक्शन नहीं हो, लेकिन क्या उसके अलावा भी अपन इसको देखेंगे? जैसे ये पंचम का धन है, तो क्या इसको देखेंगे संतान उत्पत्ति के लिए अपन, मतलब कोई कनेक्शन? आप अगर पंचम, सर सर्वे भावा लगन समा, अगर आप भाव विशेष का, घटना विशेष का विश्लेषण कर रहे हैं तो उसको लगन बनाना पड़ेगा। अब लगन बनाना पड़ेगा तो उसके धन का तो विवेचन करोगे ही करोगे कि वह शुभ है या शुभ है, पाप है या शुभ है, या बलहीन है बलवान है, वो तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन सब मैं तो आपको इस कुंडली, जब ये एक थोड़ी सिक्वेंशियल मिस्टेक मत करना। सबसे पहले कुंडली में चीजों को खोजना कि कुंडली उस चीज को उत्पन्न करती है या नहीं करती, फिर उसके बाद उस भाव का लगन बनाकर विश्लेषण करना। जैसे किसी का पंचमेश छठे भाव में गया तो 6, 8, 12 एक अशुभ स्थान कहे गए, वहां जाकर ग्रह जो है ना अपने बल को खोता है। ये एक सर्वमान्य सिद्धांत है, ये एक सर्वमान्य सिद्धांत है। लेकिन मैंने जो बताया इनसे कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं है, कंट्रोडिक्शन नहीं है। आप समझो कि ये एक तो यहाँ का स्वामी अगर यहाँ गया तो उसको छठे के लिए क्या करना पड़ेगा? इन चीजों से बचने के लिए अपनी शक्ति को लगाना पड़ेगा। क्या वो इतना शक्तिशाली है कि इनसे बच पाए और इन चीजों को उत्पन्न कर पाए? तो वो बलवान होकर जाएगा, अति उत्तम।